हेलो एंड वेलकम टू एसएसटी ओनली। प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड में कल हमने इंट्रोडक्शन किया था और उसके आगे का चैप्टर करेंगे, बट उससे पहले एक मिनट। 45 डेज के क्रैश कोर्स में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स मैंने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, इंक्लूड कर दिए हैं। अब वो आपके ऊपर है कब आप उसको देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से उसको बेनिफिट लेते हैं। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, लेकिन अगर नहीं चल रही है तो डेस्परेटली यू नीड दीज टाइप ऑफ वीडियोस, ताकि आप अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और अपने रिवीजन को यहाँ पे एक मेन पेज पे कंटिन्यू रख पाए। बिकॉज जो एग्जामिनेशन है वो 7 मार्च पे है और वो कहीं भी शिफ्ट नहीं होने वाला है। आज के टाइम पे जितने भी स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या है कि जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो उनके अकॉर्डिंगली वो सब गलत है और वो सब बकवास पढ़ाते हैं। वो जाते हैं गूगल पे और उनका सर्च किया कि हिस्ट्री के वेरी शॉर्ट नोट्स मिल जाए, जो कि आधे एक घंटे में वो पढ़ के खत्म कर दें। जितने शॉर्ट नोट्स होते हैं डेफिनेटली वो आपको चैप्टर तो आधे घंटे में और एक घंटे में कंप्लीट करवा देंगे, बट ट्रस्ट मी मार्क्स भी उसी शॉर्टकट के थ्रू ही आएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छे से मार्क्स आए तो आपको हर एक एक चीज को अच्छे से समझना होगा। मैं उन स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा दोज हु आर दी टॉपर्स। वो जो टॉपर्स है वो ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं और उनकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चल रही है। ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो डायरेक्टली मेरे टच में हैं और जो अपने आंसर्स को यहाँ पे डेली मुझे लिख के भेजते हैं और मैं उनको इवैल्यूएट करता हूँ, वो डे बाय डे इंप्रूव कर रहे हैं। मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो अभी भी उनको ये लगता है कि मैं सारी चीज़ें यहाँ पे कर लूँगा, बस मैं एक बार थीम पढ़ के जाऊँगा, एक कोई भी यहाँ पे छोटी सी वीडियो देख लूँगा जिसमें पूरा चैप्टर्स कवर हो जाएगा और उस छोटी सी वीडियो के बाद मैं अपने हिसाब से आंसर बना के लिख लूँगा। अगर आप ये गलत फहमी फैमी भी नहीं फैमिली में हो तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में आप आने वाले हो। बिकॉज जो इवैल्यूएटर होता है, इट डजंट मैटर आपने कितना पढ़ रखा है, कहाँ से पढ़ रखा है, वो आपको इवैल्यूएट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर आंसर राइटिंग। और अगर आपने ढंग से आंसर राइटिंग नहीं करी है तो पहला पॉइंट पढ़ते ही पता चल जाएगा कि जो स्टूडेंट का यहाँ पे इंटेलेक्चुअल लेवल है या जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन का लेवल है वो क्या है। आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने आप से आंसर बना के नहीं लिखो, बट उसमें कीवर्ड्स होने चाहिए, उसमें प्रॉपर इंट्रोडक्शन के साथ आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि फिफ्थ पॉइंट जो था वो फर्स्ट पे रख दिया और फर्स्ट पॉइंट फिफ्थ पे रख दिया। मोस्टली आपको यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आती है। उसके बाद करते क्यों आप कि जो क्वेश्चन में कुछ पूछा गया है कुछ अलग और आप वो लिखते हो जो आपको आता है विद रेफरेंस टू दैट क्वेश्चन, तो कंप्लीटली आंसर डिफरेंट हो जाता है और आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो अगर आप इंटेलेक्चुअल हो, ऑलरेडी आप यहाँ पे सारी चीज़ों को कवर कर सकते हो, तो दीज वीडियोस आर नॉट मेंट फॉर यू। लेकिन अगर आपको अभी प्रिपरेशन करनी है और आपका रिवीजन करना है ढंग से, तब आपको एक एक चीज़ को ठीक से देखना होगा। चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं। लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज प्रिंट केम टू द यूरोप। अब यूरोप में प्रिंट कैसे आया और कहाँ से आया, तो सिल्क रूट के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो सिल्क रूट था यहाँ पे चाइना इसके थ्रू क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था सिल्क को। अब ये जो रूट था और दो लैंड रूट भी था और सी रूट भी था। और सिल्क इज नॉट दी ओनली कमोडिटी जो यहाँ पे एक्सपोर्ट की जाती थी। अपार्ट फ्रॉम द सिल्क वेरियस अदर कमोडिटीज आर आल्सो एक्सपोर्टेड एंड इवन चाइना इज नॉट दी ओनली कंट्री जो यहाँ पे चीजों को एक्सपोर्ट करता था इस सिल्क रूट से। इवन जो भी इन कंट्रीज यानी जो भी इस रूट के बीच में कंट्रीज आती थी वो सभी इसको यूज करती थी एज अ ट्रेड रूट्स। अब इसी के थ्रू यहाँ पे प्रिंट जो है वो चाइना से यूरोप जाता है। कैसे जाता है समझिए जरा। सिल्क और स्पाइसेस ऑलरेडी यहाँ पे चाइना से यूरोप जा ही रहे थे। यहाँ पे 11वीं सेंचुरी में क्या होता है कि जो चाइनीज पेपर यहाँ पे ऑलरेडी यूज हो रहा था चाइना में, सर वो यूरोप जाता है इसी रूट से यहाँ पे। उसके बाद मेनू स्क्रिप्ट का जो प्रोडक्शन है, जो हैंड रिटन हम बुक्स की बात करते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है। इट वॉज रिटन बाई दी स्क्राइब्स। स्क्राइब्स मीन्स अच्छे से यहाँ पे जो लिखने वाले होते हैं, राइटिंग केयरफुली यहाँ पे जो लिखते हैं सारी चीज़ों को। अब इसमें मार्को पोलो भाई साहब का कॉन्ट्रीब्यूशन जो ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1295 में जो मार्को पोलो है वो ग्रेट एक्सप्लोरर है, अदर अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में जा चुके हैं और चाइना को भी यहाँ पे गए थे। और मार्को पोलो बिलोंग किससे करते हैं, वो इटली से बिलोंग करते हैं बच्चे यहाँ पे। जब उनको पता चला कि चाइनीज लोग इतना आगे बढ़ गए हैं कि वो प्रिंटिंग को यहाँ पे वुडलॉक से कर रहे हैं, दैट मीन्स एक तरीके से हैंड रिटन ना करके वुडलॉक प्रिंटिंग कर रहे हैं। ऑल्दो हैंड रिटन के अकॉर्डिंगली ये काफी फास्ट था उस टाइम पे। मीन्स कोई भी न्यू अगर टेक्नोलॉजी आती है मार्केट में तो यहाँ पे वो काफी फास्ट थी। ऑल्दो आज के टाइम पे काफी स्लो है, लेकिन हम अगर उस टाइम की बात करेंगे 13 सेंचुरी के लास्ट की बात करेंगे, 1295 की बात करेंगे, तो एट दैट टाइम इज अ ग्रेट रेवोल्यूशन। अब इटालियंस को भी पता चल गया और उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया फॉर बुक प्रोडक्शन के लिए। और स्लोली एंड ग्रेजुअली बच्चे ये जो टेक्नोलॉजी थी दैट इज वुड लॉक प्रिंटिंग जो कि चाइना से आई थी, वो अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप में स्प्रेड हो जाती है। ये चाइनीज वुड लॉक प्रिंटिंग आते ही यहाँ पे जो प्रोडक्शन था, बुक प्रोडक्शन, वो काफी ज्यादा शिफ्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। और जो लग्जरी एडिशन था जो यहाँ पे रॉयल पीपल्स के लिए बनाया जाता था, वो अभी भी एक्सपेंसिव वेलम। वेलम क्या होता है, एक तरीके का पेपर ही आप मान लो जो कि एनिमल स्किन से बनता है, एक तरीके का उसको पार्चमेंट बोलेंगे। वो अभी भी यहाँ पे हैंड रिटन होता था। स्पेशली जो यहाँ पे किंग्स वाला यहाँ पे जो फैमिलीज होती थी, एरिस्टोक्रेटिक सर्कस होता था बच्चे यहाँ पे। ऑन दी अदर हैंड जितने भी मर्चेंट्स और जो स्टूडेंट्स थे
उनके लिए यहाँ पे जो अफोर्डेबल बुक्स की रिक्वायरमेंट थी, तो चीपर प्रिंटेड मटेरियल्स को यहाँ पे वो सर यूटिलाइज करते थे, कंज्यूम करते थे, जिसकी वजह से यहाँ पे इनकी डिमांड जो थी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है बच्चे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट इज एमरजेंस ऑफ द बुक सेलिंग्स। अब जितने भी यहाँ पे बुक सेलर्स थे बच्चे यहाँ पे सर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं बुक्स टू दी वेरियस कंट्रीज, और खूब सारी बुक फेयर्स लगा रहे हैं जहाँ पे अलग अलग पार्ट से लोग आ रहे हैं। यहाँ पे न्यू न्यू बुक्स आ रही हैं, न्यू न्यू राइटर्स की बुक्स आ रही हैं, न्यू न्यू डायमेंशंस की बुक्स यहाँ पे आ रही हैं, और वो सभी चीज़ों का यहाँ पे बुक फेयर लगा रहे हैं। दैट मीन्स लोगों में इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है बच्चे यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, वुडलॉक प्रिंटिंग आने से जो हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स का जो प्रोडक्शन था ना, वो अब ट्रांसफॉर्म हो चुका है बच्चे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है, यानी ज़्यादा क्या आ रहा है, डिमांड आ रही है। नाउ जितने भी जो स्क्राइब्स पीपल्स होते थे, यानी जिनको राइटिंग में एक्सपर्ट थे, या फिर जो हैंड राइटर्स उनकी बहुत ही अच्छी थी यहाँ पे, सर वो सिंपली यहाँ पे अर्लियर क्या होता था कि वो वेल्थी और इन्फ्लुएंशियल जो यहाँ पे पैट्रॉन्स थे, जो ये चाहते थे कि उनके लिए बुक्स बनाई जाएं, वही लोग अपॉइंट करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे ज़्यादा डिमांड आती जा रही है बुक्स की, वैसे वैसे जो बुक सेलर्स हैं वो भी इन हैंड राइटर्स और स्क्राइब्स और स्किल्ड क्राफ्ट्समैन को यहाँ पे क्या करने लगे हैं सर, वो अपॉइंट करने लगे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वो बुक्स बनाएंगे, बिकॉज जितनी डिमांड आ रही है उसको यहाँ पे फुलफिल करना है। सो मोर देन 50 scribes often work for the one book seller, और दिस इज वन सच एग्जाम्पल। तो यानी जितने भी स्क्राइब्स थे अच्छे से यहाँ पे लिख सकते थे, उनकी यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। देखते हैं बच्चे ज़रा लिमिटेशंस क्या थी मैन्यूस्क्रिप्ट्स की। अब मैन्यूस्क्रिप्ट्स की लिमिटेशंस ये थी कि जितनी ज़्यादा डिमांड आ रही थी वो सभी को फुलफिल नहीं कर पा रही थी, बिकॉज ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। और साथ ही साथ अगर आप एक बुक को कॉपी कर रहे हो हैंड टाइप से, मीन्स हैंड रिटन कर रहे हो, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा, बिकॉज डेडिकेटली आपको यहाँ पे जो एक पर्सन है वो उसी में यहाँ पे काम करेगा, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक काम करेगा, ताकि कोई भी एरर्स ना हो। लेबोरियस था और टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस था ये, इसीलिए यहाँ पे जो कॉस्ट थी मैन्यूस्क्रिप्ट्स की वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती थी। और साथ ही साथ जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स बनते थे वो काफ़ी फ्रेगाइल होते थे बच्चे यहाँ पे। उसमें बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स होता था जो टाइम के साथ साथ और मॉइस्चर के साथ साथ यहाँ पे क्या हो जाते थे, डिग्रेड हो जाते थे, जिसकी वजह से दोबारा से उसको थोड़े टाइम के बाद कॉपी करना पड़ता था। जैसे आप ये एक मैन्यूस्क्रिप्ट देख रहे होगे अपने राइट साइड में, ठीक है बच्चे। तो इसीलिए यहाँ पे जो सर्कुलेशन था वो ना काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड था। अब बच्चे अगर हम वुडलॉक प्रिंटिंग की बात करेंगे, तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स की लिमिटेशंस की वजह से वुडलॉक प्रिंटिंग को काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। अभी ये जो लिमिटेशंस थी ऑलरेडी हम देख चुके थे। ऑल्दो ये एंड ऑफ द 13th सेंचुरी में आ गई थी वुडलॉक प्रिंटिंग, लेकिन अभी भी जो लोग थे वो ट्रेडिशनल तरीके से जो बुक्स थी उसी को यहाँ पे प्रेफर कर रहे थे बच्चे, क्योंकि जो भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है इट विल टेक टाइम। लोग उसको यूज थ्रू होने में यहाँ पे क्या करते हैं, टाइम लेते हैं बच्चे यहाँ पे, ठीक है। स्लोली एंड ग्रेजुअली कैसे हुआ कि जो पॉपुलैरिटी इंक्रीज होती गई, बिकॉज जब डिमांड इंक्रीज होगी तो हैंड रिटन जो कॉपीज हैं वो इतनी जल्दी प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगी। तो उसका बेस्ट ऑप्शन क्या है, चीपर ऑप्शन क्या है, लेस टाइम कंज्यूमिंग ऑप्शन क्या है, वो है प्रिंटिंग, और वो वुडलॉक प्रिंटिंग से होने लगी। तो वो ज़्यादा काफ़ी यहाँ पे 15th सेंचुरी की अगर बात करेंगे तो काफ़ी पॉपुलर हो गई बच्चे यहाँ पे वुडलॉक प्रिंटिंग। और नॉट ओनली दी प्रिंटिंग इन दी बुक्स, उसको हम टेक्सटाइल में भी यूज़ कर रहे हैं, प्लेइंग कार्ड्स में भी हम उसको यहाँ पे कार्ड्स पे प्रिंट कर रहे हैं। वेरियस रिलीजियस पिक्चर्स जो थी वो सिंपल और ब्रीफ टेक्स्ट के साथ हम उन सारी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से स्लोली एंड ग्रेजुअली जो था वुडलॉक प्रिंटिंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई 15th सेंचुरी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जॉन्स गुटेनबर्ग का इन्वेंशन। अब बच्चे ये ना एक न्यू प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में एक न्यू इन्वेंशन करते हैं। अब एक्चुअली ये करते क्या है, ये प्रिंटिंग प्रेस बनाते हैं। 1430s की हम बात कर रहे हैं, स्ट्रासबर्ग जर्मनी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, यानी जो गुटेनबर्ग है वो जर्मनी से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने बच्चे यहाँ पे फर्स्ट नॉन प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी। ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो वुड लॉक प्रिंटिंग आ चुकी थी, लेकिन वो भी यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस था, और रिक्वायरमेंट ये आ रही थी कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही थी प्रिंटिंग मटेरियल की, बुक्स की, सर उसको यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे, या तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हो गई या फिर हम वुडलॉक प्रिंटिंग की हो गई, वो फुलफिल नहीं कर पा रही थी सप्लाई को। तो इनको यहाँ पे एक न्यू इन्वेंशन करना पड़ा। इनको लगा कि हम मुझे एक ऐसा इन्वेंशन बनाना चाहिए जो कि काफ़ी क्विकर तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट को प्रोड्यूस कर पाए, और वो चीपर भी हो ताकि सभी लोग अफोर्ड भी कर पाए। नॉट ओनली दिस, यहाँ पे जो बड़े बड़े लोग हैं सिर्फ वही यहाँ पे बुक्स को पढ़ पाएंगे या फिर परचेस कर पाएंगे। मुझे फास्ट पेस पे यहाँ पे चीपर प्रोडक्शन करना है, और यही रीजन था इनका कि इस प्रिंटिंग प्रेस को बनाने का। जरा इनके बारे में देखते हैं बच्चे यहाँ पे। अब इनकी कुछ ये प्रिंटिंग प्रेस का यहाँ पे इमेज दे रखी है एनसीईआरटी में, ठीक है। ये फ्रेम है, स्क्रू है, हैंडल है, पैटर्न है, और प्रिंटिंग ब्लॉक, जहाँ पे यहाँ पे बच्चे पेपर को प्लेस करके उस पर इंप्रेशन डाला जाएगा। अभी इसको हम और डिटेल में समझेंगे, पर अभी एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे, प्लेटेन। अब ये क्या है, सो यहाँ पे आप देख रहे होगे प्लेटेन जो मेंशन है। सो लेटर प्रिंटिंग प्रेस में ये जो एक तरीके का बोर्ड होता था बच्चे यहाँ पे, जो कि हम पेपर के बैक पे रखते थे, ताकि जितना भी इंप्रेशन है, जो नीचे यहाँ पे जो प्लेट है जिसपे यहाँ पे जो लेटर्स है, सर वो डायरेक्टली इंप्रेशन पेपर पे आ पाए। सर एक टाइम पे स्टार्टिंग में ये वुडन का था, और लेटर ऑन यहाँ पे स्टील का बना दिया गया था। वुडन का था तो उसमें यहाँ पे क्या हो जाता था, वियर एंड टियर ज़्यादा होता था,
लेकिन स्टील का बनाने के बाद वो इंटैक्ट रहेगा और उसका यहाँ पे लॉन्ग टाइम तक वो चल पाएगा, यानी ज़्यादा प्रिंट्स निकाल पाएगा। अब इसको एक बार इमेज के थ्रू और समझते हैं, जो इनकी जो मेन इमेज थी एनसीईआरटी में मेंशन है। तो यहाँ पे आप फ्रेम देख रहे होगे, जो फ्रेम जो है एक वुडन का फ्रेम है, वो स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करवाएगा। स्क्रू अटैच्ड है और हैंडल अटैच्ड है। ये हैंडल हेल्प करेगा स्क्रू को टाइट करने में, और टाइट जैसे आप करोगे तो ये जो प्लेटेन है इसको प्रेशराइज करेगा वो। और ये इसके नीचे पेपर है, और पेपर के नीचे यहाँ पे क्या है, प्रिंटिंग ब्लॉक है। जो भी हमको चीज़ यानी प्रिंट करनी है उस टाइप का जो टेम्पलेट ऑलरेडी यहाँ पे जो मोल्ड्स बना सकते थे वो, क्योंकि वो काफ़ी वेल वर्स थे ज्वेलरी में और इसी तरीके के मोल्ड्स बनाते थे। एक पूरा पेज का उन्होंने मोल्ड बना दिया। फॉर एग्जाम्पल ये जो हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं इसका ऑलरेडी यहाँ पे मोल्ड है, नीचे रखा उसका, प्लेटेन के थ्रू यहाँ पे इम्प्रेस किया उसको, ज़्यादा प्रेशराइज किया, यहाँ पे पेपर पे सेम इंप्रेशन आ जाता था। अब इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी ज़रा देखिए बच्चे यहाँ पे, कि लॉन्ग हैंडल जो अटैच है स्क्रू से, वो इसलिए है कि वो स्क्रू को यहाँ पे हम टाइट कर पाएँ, टर्न कर पाएँ। और जैसे जैसे हम स्क्रू को यहाँ पे टर्न करेंगे वैसे वैसे जो प्लेटेन है यहाँ पे जो प्रिंटिंग ब्लॉक के ऊपर रखा गया है बच्चे यहाँ पे, दैट वाज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द शीट ऑफ द डैम्प पेपर, सर वो उसको प्रेशराइज करेगा और इंप्रेशन आ जाएगा। अब गुटेनबर्ग ने जो यहाँ पे डेवलप किया था बच्चे, यहाँ पे मेटल टाइप्स जो यहाँ पे जो उसका मोल्ड्स बनाया था, हर एक उसमें 26 कैरेक्टर्स थे ऑफ द रोमन अल्फाबेट। और वो इस तरीके से थे कि उसको मूव करके आप यहाँ पे लेटर को क्या कर सकते हो, वर्ड्स में बना सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स आप बना सकते हो। अब इसीलिए यहाँ पे इसको ये भी बोला जाता है कि वो मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन भी बोला जाता है बच्चे। और ये एक बेसिक प्रिंट टेक्नोलॉजी थी जो नेक्स्ट 300 ईयर्स तक, मीन्स कोई भी न्यू इनोवेशन नहीं हुआ। ऑलरेडी उसमें चीज़ें इनोवेट हुई, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। 300 ईयर्स तक सेम प्रोसीजर यहाँ पे चलता रहा। अब जो बुक्स थी बच्चे, इसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी आप इजीली बना सकते हो, फास्टर बना सकते हो यहाँ पे, और उसका जो टाइम है वो कम हो जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, अगर हम कंपेयर करेंगे ऑब्वियसली इसको प्रिंट ब्लॉक से यहाँ पे, और जो कॉस्टिंग है वो भी यहाँ पे कम आएगी। तो जो गुटेनबर्ग की जो प्रेस है सर, वो 250 शीट्स यहाँ पे प्रेस कर सकती थी, यानी प्रिंट कर सकती थी इन 1 आवर। ऑल्दो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज था, जिसकी वजह से जैसे हमने ये देखा कि आप 180 कॉपीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हो 3 ईयर्स में, जो कि उस टाइम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फास्ट था। अब ये ना ज़रा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रा समझिएगा। अब जो इवोल्यूशन हो रही थी ऑल्दो प्रिंटेड बुक्स में, लेकिन अभी भी जो प्रिंटेड बुक्स के जो फॉन्ट्स होते थे ना, वो हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स वाले ही होते थे। क्यों? क्योंकि लोग जो थे उससे काफ़ी अटैच थे, और एक तरीके से आप न्यू फॉन्ट दे दोगे उनको, तो वो ना यहाँ पे क्या नहीं कर पाएँगे, उसको फैमिलियराइज़ नहीं कर पाएँगे, जिसकी वजह से उनको लगेगा पता नहीं हम क्या ही चीज़ पढ़ रहे हैं। तो अर्लियर यहाँ पे जो प्रिंट होता था वो सिंपली हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स के फॉन्ट्स में ही होता था, यानी वही सेम अपीयरेंस होता था, वही लेआउट हो जाता था, जो कि हम हाथ से लिख रहे हैं। सेम चीज़ हम प्रिंट भी यहाँ पे इसी तरीके से कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे, ठीक है? अब जितने भी यहाँ पे मेटल लेटर्स थे सर, उसको यहाँ पे क्या किया जाता था, सेम चीज़ ऑर्नामेंटल स्टाइल से यहाँ पे सजाया जाता था, हैंड से इल्यूमिनेट किया जाता था, बॉर्डर्स और पेंटिंग्स को यहाँ पे बनाया जाता था। वो हाथ से होता था, सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट होता था यहाँ पे, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें, बाकी सारी चीज़ें हाथ से हो रही हैं और रिज़ेम्बल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स है, एक रेप्लिका आप मान सकते हो, जो कि प्रिंटिंग के थ्रू हमने चीप रेट पे प्रोड्यूस कर रखी है। प्रोलिफरेशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस की बात करेंगे तो इन 100 ईयर्स, जब से उन्होंने इन्वेंशन किया 1450 से 1550 में, सर प्रिंटिंग प्रेसेस जो थी स्लोली एंड ग्रेजुअली होल ऑफ द यूरोप में सर चली गई यहाँ पे। जो प्रिंटर्स थे वो जर्मनी आते थे यहाँ पे, ट्रेवल टू दी अदर कंट्रीज, सर यहाँ पे जर्मनी से अपनी मशीन्स को लेके जाते थे अदर कंट्रीज में, ताकि उनको कोई काम मिल जाए, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, और अपनी न्यू प्रेसेस को वो स्टार्ट करते थे बच्चे। स्लोली एंड ग्रेजुअली हुआ क्या कि सर जितनी ज़्यादा न्यू प्रिंटिंग प्रेसेस आती गई, उतनी ज़्यादा जो बुक्स प्रोडक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। और यही हम यहाँ पे क्या बोलते थे, प्रिंट रेवोल्यूशन बच्चे। तो शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग, जहाँ पे हम वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को यूज करके हम मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेसेस को यूज करते हैं, सर यही प्रिंट रेवोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेकेंड हाफ ऑफ, अगर हम 15 सेंचुरी की बात करें, हम 1450s की बात करेंगे, उसके आगे की बात करेंगे, सर 20 मिलियन प्रिंटेड बुक्स जो थी वो मार्केट में आ चुकी थी। और एक टाइम पे ये जो मैन्युस्क्रिप्ट्स के टाइम में था, काफी ज्यादा लिमिटेशन था। अब आपको पता है कि 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख, तो 20 इंटू 10 आप बना सकते हो, अपने आप को कैलकुलेट कर सकते हो। इन 16 सेंचुरी की बात करें, ये जो नंबर थे बहुत ही ज्यादा, यहाँ पे 10 टाइम्स इंक्रीज हो गया भैया। 200 मिलियन कॉपीज जो थी सर, वो ज्यादा प्रिंटिंग प्रेसेस आ रही थी, और उसके थ्रू वो लोग प्रोड्यूस कर रहे थे, क्योंकि मार्केट में काफी ज्यादा यहाँ पे क्या था, उसकी डिमांड थी। अब अगेन यहाँ पे एक पैसेज दे रखा है बच्चे, पेजेस ऑफ द गुटेनबर्ग बाइबल, द फर्स्ट प्रिंटेड बुक इन द यूरोप। तो आप ये देख रहे होगे, ये जो सारी चीजें थी यहाँ पे ना, कि जो उसको सजावट है, जो इमेजेस को इंट्रोड्यूस करना है, ये अभी भी हाथ से हो रहा है। ये कैलीग्राफी ना अभी भी हाथ से हो रही है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैसेज है, और यहीं से क्वेश्चन आ जाता है बच्चे। जो इलीट थे ना,
वो अभी भी चाह रहे थे कि उनकी मीन्स वो क्यों सपोर्ट कर रहे थे, वो इसलिए सपोर्ट कर रहे थे यहाँ पे कि सर ऑल दो ये प्रिंटेड हुआ हुआ टेक्स्ट है लेकिन हर एक कॉपी डिफरेंट है, क्योंकि वो ऑर्डर दे सकते थे कि उनको जो यहाँ पे इमेजेस है वो किस कलर की चाहिए, किस टाइप की इमेजेस चाहिए, तो वो कस्टमाइजेशन तो था काफी ज्यादा पॉसिबल था। यहाँ पे हर एक चीज में कस्टमाइजेशन हो सकता था, इसीलिए बच्चे यहाँ पे ये बोला गया है कि नो two copies were the same. Every pages of each copy was different. Even two copies look similar. A careful comparison will reveal the differences. क्यों? क्योंकि अभी भी वो जो चीजें थी बच्चे वो यहाँ पे कुछ चीजें हाथ से ही हो रही थी, सिर्फ टेक्स्ट को प्रिंट किया जा रहा था यहाँ पे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। Elites everywhere preferred this lack of uniformity. क्यों? क्योंकि elites क्यों प्रेफर कर रहे हैं इस प्रिंटेड टेक्स्ट को? क्योंकि ऑल दो सर टेक्स्ट तो सेम है लेकिन यहाँ पे जो उनकी कॉपीज हैं वो डिफरेंट है, वो जैसा बता रहे हैं वैसी चीजें यहाँ पे जो स्क्राइब्स हैं, जो कैलीग्राफिक आर्टिस्ट हैं, वो सारी चीज़ों को यहाँ पे करके दे रहे हैं बच्चे यहाँ पे, ठीक है। चलिए जी, और कुछ इमेजेस हैं, ठीक है, इनको आप यहाँ पे पॉज करके एक बार पढ़ लेंगे। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है प्रिंट रेवोल्यूशन और इसका इम्पैक्ट। अब एक न्यू रीडिंग पब्लिक जनरेट हो गई है, डेवलप हो रही है बच्चे यहाँ पे, जो प्रिंटिंग प्रेस का जो फर्स्ट इम्पैक्ट था। सर सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो एक न्यू रीडिंग पब्लिक एमर्ज हो गई है। क्यों एमर्ज हो गई है? क्योंकि अभी तक जो बुक्स थी वो इलीट सेक्शन के लिए बनती थी, जो कॉस्टलियर थी, लेकिन अब स्लोली एंड ग्रेजुअली न्यू टेक्नोलॉजीज आने से जो कॉस्ट थी बुक की वो काफी कम हो चुकी, जिसकी वजह से इट इज ईजियर फॉर दी ऑर्डिनरी पीपल्स टू अफोर्ड एंड परचेज दी बुक्स। सो अब जो टाइम था और लेबर था काफी कम लगता था, जिसकी वजह से बच्चे कॉस्ट की बुक रिड्यूस हो गई थी। अब मल्टीपल कॉपीज जो थी आप बन सकते थे, आप प्रोड्यूस कर सकते थे, और अब फाइनली बुक्स फ्लडेड हो गई है मार्केट में। एक टाइम पे डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी बुक्स की, अब डिमांड नॉर्मल है, सप्लाई और ज्यादा इंक्रीज हो गई है ड्यू टू इंक्रीज इन दी न्यू इन्वेंशंस इन द प्रिंटिंग प्रेस और ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द प्रिंटिंग प्रेसेस, जिसकी वजह से काफी ज्यादा बुक्स फ्लडेड हो गई है मार्केट में। अब जो भी यहाँ पे पढ़ना चाह रहा था रीडर, वो इजिली अपनी कॉपी को परचेज कर सकता था। तो इस तरीके से न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग एमर्ज होता है बच्चे यहाँ पे। सर अर्लियर जो थी वो रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इलीट सेक्शन के लिए लिमिटेड थी, उन्हीं के लिए बुक्स बनती थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स बनती थी यहाँ पे। अब जो था ऑर्डिनरी पीपल्स भी यहाँ पे उसको पढ़ सकते थे। कॉमन पीपल्स सर वो पहले ओरल कल्चर यूज करते थे। फॉर एग्जाम्पल जो महंगी महंगी बुक्स होती थी यहाँ पे जो इलीट क्लास के लिए बनती थी, तो उन्हीं को क्या किया जाता था, स्टोरीज के फॉर्मेट में, प्लेस के फॉर्मेट में, ड्रामास के फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को स्प्रेड किया जा रहा था। लेकिन अब ऑर्डिनरी पीपल्स खुद की कॉपी परचेज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जितने भी सेक्रेट टेक्स्ट थे, बलार्ड्स थे, फोल टेल्स थे, सर वो कन्वेड ओरली एंड नॉलेज हैज शेयर्ड ओरली। अर्लियर हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है बच्चे यहाँ पे, सर अब वो लोग यहाँ पे अपनी कॉपीज खरीद सकते हैं। अब क्वेश्चन आ रहा था बच्चे को, चैलेंजेस भी आ रहे थे बिफोर द एज ऑफ द प्रिंट। सर जो बुक्स थी वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थी और काफी लिमिटेड थी प्रोडक्शन में। अगर प्रिंट कल्चर से पहले की बात करेंगे, यानी प्रिंट जो रेवोल्यूशन आया उससे पहले की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, चैलेंजेस में समझिए जरा। ऑल्दो रीडिंग पब्लिक एमर्ज हो गई थी न्यू प्रिंट के साथ साथ, लेकिन जो ट्रांजिशन था वो स्मूथ नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जो लिटरेसी रेट थे मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज में वो काफी लो थे। अब जब लिटरेसी रेट लो है तो आप बुक्स कितनी भी बना दो, सर वो जब पढ़ने आता ही नहीं तो क्या पढ़ेगा, वो क्या परचेज करेगा। और ये सिचुएशन जो थी वो 20th सेंचुरी तक रही थी। ऑल्दो सर अगर कोई पढ़ता था तो उसको लोग लिसन करके एंजॉय करते थे यहाँ पे, लेकिन वो खुद नहीं पढ़ पाते थे। तो अब क्वेश्चन आ रहा था कि ऐसी ऑडियंस जो इलिटरेट है उसको आप कैसे बुक खरीदने के लिए एनकरेज करोगे। तो भाई आपको कुछ इनोवेशन करना पड़ेगा टू अट्रैक्ट दी नॉन रीडर्स जो पढ़ नहीं पाते हैं। सिंपली पब्लिशर्स के सामने ये चैलेंजेस आ रहा था कि आप जो लो लिटरेसी रेट्स के जो पीपल्स हैं, यानी जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं ठीक से, उनको कैसे आप अट्रैक्ट करोगे यहाँ पे कि वो आपका जो प्रिंटेड वर्क्स यानी जो बुक्स हैं उसको परचेज करेंगे। तो प्रिंटर्स ने क्या किया बच्चे यहाँ पे, बुक्स में इलस्ट्रेशन यानी इमेजेस को इंट्रोड्यूस कर दिया पिक्चर्स के साथ। ऑल्दो तो ये होता है जैसे कॉमिक्स होते थे, उसमें यहाँ पे जो प्रिंट है उसके थ्रू आप समझ जाते हो कि क्या चीज होने वाली है, क्या चीज नहीं हो पाती है। तो पॉपुलर बलार्ड्स हो गए, जो पॉपुलर हम कहते हैं ना कि पुराने जमानों के किस्से कहानियां, फोल टेक्स हो गई, सिर्फ वो सारी चीजें पब्लिश हो जा रही हैं बच्चे, और इमेजेस के साथ, सो दैट जो रीडर्स है उसको पढ़ भी सकता है और जो नॉन रीडर्स है उसको देख के भी समझ सकता है यहाँ पे, है ना। तो अब इस तरीके से वो अट्रैक्ट करना उन्होंने स्टार्ट किया नॉन रीडर्स को, यानी जो इलिटरेट पीपल्स थे, यानी जो कम पढ़ा लिखा होते थे बच्चे। सो दीज प्रिंटेड वर्क्स को शेयर किया जाता था थ्रू द रिसाइटेशंस एंड परफॉर्मेंस इन द गैदरिंग्स, मेकिंग लिटरेचर असेसिबल टू बियॉन्ड रीडिंग। दैट मीन्स कि सर उनके थ्रू यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी अगर फेमस बुक है तो उसका यहाँ पे प्ले बन रहा है, ड्रामा बन रहा है, या फिर कोई भी पब्लिक गैदरिंग हो रही है तो वहाँ पे सर उसके बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। ये सारी चीजों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ओरल कल्चर इन प्रिंट। अभी तक जितने भी ओरल ट्रेडिशंस थे, यानी जो किस्से कहानियां, फोल टेल्स, बलार्ड्स जो थे, सर अब उनको यहाँ पे क्या कर दिया गया बच्चे, प्रिंट में ले आए गए। मींस बुक्स प्रिंटेड हो गई, इलस्ट्रेशन आ गए यहाँ पे, सारी चीजें, है ना। तो ओरल ट्रेडिशन इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि वो ट्रांसफॉर्म हो गया प्रिंट में। और प्रिंटेड मटेरियल्स जो थे सर वो उन लोगों के लिए जो पढ़ना लिखना ठीक से नहीं जानते थे, उनको
ओरली शेयर किया जा रहा था। तो इस तरीके से हुआ क्या कि जो डिस्टिंक्शन था ओरल ट्रेडिशंस में और रीडिंग में वो कम हो गया, यानी ब्लर्ड हो गया बच्चे यहाँ पे, कि जो ओरल था वो प्रिंटिंग में कन्वर्ट हो गया और जो प्रिंट हो रहा है वो ओरली उन लोगों के यहाँ पे इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। इस तरीके से बच्चे यहाँ पे ये जो क्वेश्चन अगर आया तो डिस्टिंक्शन बिटवीन दी ओरल एंड रीडिंग कल्चर्स बिकेम ब्लड, तो ये कैसे हुआ, तो आपको ये बताना है कि यूरोप में सर टिल दी 20th सेंचुरी जो लिटरेसी रेट थी वो काफ़ी लो थी। इसी को टैकल करने के लिए यहाँ पे सर इमेजेस और इलस्ट्रेशन को यूज़ किया गया बुक्स में, और ये सारी चीज़ों को शेयर किया जाता था पब्लिक गैदरिंग्स में, और यहाँ पे कोई ड्रामास के थ्रू इन्फॉर्मेशन, तो ये जो डिस्टिंक्शन था वो काफ़ी ज़्यादा लेस हो गया। ठीक है बच्चे, एंड द हियरिंग पब्लिक एंड द रीडिंग पब्लिक बिकेम द इंटरमिंगल, तो दोनों ही एक दूसरे से यहाँ पे क्या हो गई, बहुत ही कम, जो यहाँ पे पहले गैप था बहुत ज़्यादा था, अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है।